हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश पर एक्सीलेंस। एलटी ग्रेड की प्रैक्टिस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इसमें हम पढ़ेंगे 50 प्लस मिक्स्ड क्वेश्चन को। इसमें वॉक्य भी होगी, टर्म भी होंगी, फिगर ऑफ स्पीच भी होंगे, तो पूरा पैकेज है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और एलटी ग्रेड की लिए स्पेशल सीरीज है ये। इसका पहला प्रैक्टिस सेट हमने करा दिया है चैनल पर और हमने प्लेलिस्ट बना दी है। उम्मीद करता हूँ अपने पहला प्रैक्टिस सेट देख लिया होगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। डेली प्रैक्टिस सेट आएगा इस चैनल पर। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। पहला क्वेश्चन सेट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें हम सेक्शन नंबर पढ़ेंगे। सेक्शन नंबर ए में क्या है, ग्रामर है और लैंग्वेज। इसमें 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है। पहला बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है। कह रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपने सुना होगा कॉन्सेप्ट, इट इज हाई टाइम, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम। तो वही कॉन्सेप्ट है। जब किसी वाक्य में इट इज हाई टाइम आता है, जब किसी सेंटेंस में इट इज हाई टाइम आता है, इट इज हाई टाइम आता है, तो आने वाला इसका बाद वाला जो वाक्य होता है, बाद वाला वो कौन सा होता है, पास्ट सिंपल होता है। ध्यान रखेंगे, अगर किसी बाकी की शुरुआत इट इज हाई टाइम, इट इज प्रॉपर टाइम आता है, इट इज फर्स्ट टाइम, तो क्या आता है, दूसरा वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में आता है। और ये मूड होता है, ये होता है पास्ट सब्जंक्टिव मूड होता है ये। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब्जंक्टिव मूड का कॉन्सेप्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दे रहा है कि आइडेंटिफाई द क्लाउज। अभी पेपर हुआ था ईएमआरएस का, उसमें पूछा था कौन सी क्लाउज है। तो ये कौन सी क्लाउज है, आई नो व्हाट ही वांट्स, आई नो व्हाट आई वांट्स। आप देखो 3 तरह की क्लाउज होती हैं, नॉन क्लाउज, एडजेक्टिव क्लाउज, एडवर्ब क्लाउज और प्रिंसिपल क्लाउज भी होती है। अगर मैं आपसे कह दूं कि इतनी क्लाउज क्या होगी, मैं कह दूं आपसे कि इतनी क्लाउज क्या होगी, इतना, तो ये क्या होगी, प्रिंसिपल क्लाउज हो गई। ये आपकी प्रिंसिपल क्लाउज हो जाती है। अगर मैं कह दूं इतना, अगर मैं आपसे कह दूं कि व्हाट ही वांट, इतना क्लाउज, इतना क्लाउज क्या हो गया, तो ये होगी आपकी सबऑर्डिनेट क्लाउज। 2 तरह की क्लाउज होती हैं एक सेंटेंस में, एक होती है सबऑर्डिनेट क्लाउज, एक होती है प्रिंसिपल क्लाउज। सबऑर्डिनेट क्लाउज कभी अकेली नहीं आ सकते हैं, वो क्या होती है, आश्रित होती है, वो प्रिंसिपल क्लाउज पर आश्रित होती है। तो ये क्या हो जाएगी, तो ये पूरा क्लाउज क्या हो जाएगा। और ध्यान रखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एक सेंटेंस है। इसमें क्लाउज 2 है लेकिन सेंटेंस एक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। सेंटेंस क्या है, एक सेंटेंस और दो क्लाउज है इसमें, और एक कंजक्शन व्हाट। तो ये बनेगा आई नो, मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, क्या जानता हूँ। तो क्वेश्चन आंसर मिला है व्हाट से। अगर हमें व्हाट से आंसर मिलता है, व्हाट से, तो कौन सी क्लाउज होती है, वो नाउन क्लाउज है, जो क्या ऑब्जेक्ट बनना है। तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ये नाउन क्लाउज का कॉन्सेप्ट है। और नाउन क्लाउज में कौन सी बन रही है, नाउन क्लाउज एज द ऑब्जेक्ट, नाउन क्लाउज एज द ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट, ये बनेगा ट्रांजिटिव ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे 5 प्रकार की होती है नाउन क्लाउज, एज ए सब्जेक्ट, एज ए प्रपोजिशन ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट। ध्यान रखेंगे इस बात को, वो ज़्यादा नॉलेज डेप्थ में चला जाएगा और आप भटक जाएंगे रास्ते से। इसलिए आप इतना ध्यान रखें, आपको व्हाट से क्वेश्चन करना है। आइडेंटिफाई द टेंस। अब ये टेंस नहीं है, ये है पूरे क्लाउज, वो कंडीशनल सेंटेंस। और मैंने अपने चैनल पर इस पर क्या डाला है, ये पूरी की पूरी वीडियो जो हमारे कंडीशनल सेंटेंस होते हैं उसमें डाल दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपने वो देख ली होगी। और पेपर में एलटी ग्रेड के सिलेबस में स्पेशली कंडीशनल सेंटेंस का जो है सिलेबस में डाला हुआ है। तो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनेंगे, तो इसको जरूर देख लें एक बार वीडियो को। कंडीशनल सेंटेंस मैंने डिटेल में कराया है कि कौन सी कंडीशन क्या होती है, कौन सी बनती है।
तो इफ़ ही हैड वर्कड हार्डर, अगर वो कड़ी मेहनत करता होता तो ही वुड हैव सक्सीडेड, तो पास हो गया होता। तो कौन सी कंडीशन है? ये आपकी थर्ड कंडीशन है। क्या हो जाएगी? थर्ड कंडीशन का आंसर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये इमेजिनरी पास्ट टेंस को दिखाता है। इसमें क्या अनरियल कंडीशन है जो पास्ट को इंडिकेट करता है। इसकी पहचान यही होती है कि जो पहले क्लास होती है इसमें आता है पास्ट परफेक्ट, और दूसरे वाले में क्या आता है? वुड प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म आती है। वुड प्लस है प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चूज द करेक्ट ईडियम। तो ईडियम बताना है। कह रहा ही डिस्क्लोज द सेक्रेट अनइंटेंशनली। तो इसमें पूछ रहा है कि इस लाइन का कौन सा ईडियम्स बनेगा। ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। तो डिस्क्लोज द सेक्रेट अनइंटेंशनली का मतलब होता है किसी के राज खोल देना, किसी भेद को उजागर कर देना। तो देखो ये तो नहीं होगा, नहीं। बीट अबाउट द बस, ये तो गलत हो जाएगा। हिट द नेल, ये भी नहीं होगा। टेक द टास्क, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। स्पिल द बीन्स, उजागर कर देना, रहस्य को उजागर कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच द अंडरलाइंड वर्ड बेल। तो बेल की बताना है आपको ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो ही स्पोक बोलता है, बेल कैसे बोलता है? अच्छे से बोलता है। ये कर रहा है एडवर्ब को इंडिकेट कर रहा है। और कौन सा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ मैनर। ये कौन सा हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाएगा इन द डिबेट। ये तो अभी एडवर्ब है, लेकिन अगर डिटेल में पूछ रहे ये किस टाइप का एडवर्ब है तो क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। वो बोलता है कैसे? बहुत अच्छे से इन द डिबेट। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है। कह रहा है कि ईच ऑफ द बॉयज हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। तो प्रत्येक बच्चे में से एक लड़का हैव कंप्लीटेड देयर वर्क। ईच ऑफ, ऑन ऑफ, एवरी ऑफ, और आपके जो आते हैं ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ऐसे वाले वाक्यों में क्या होता है? इनके बाद आने वाला बाद में जो आता है नाउन या प्रोनाउन वो होता है बहुवचन। वो आपका बहुवचन होता है। लेकिन इनके बाद आने वाली वर्ब जो होती है वो होती है सिंगुलर। तो कौन सा आंसर हो जाएगा? तो आपको जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? अब ध्यान रखना एक गलती और भी है, यहाँ भी देखेंगे। इनके साथ जो आता है पजेसिव केस आता है वो आता है हिज। वो आपको हिज आता है। तो दो गलती है इसमें। तो कौन सा सही हो जाएगा? अब तो ये तो होगा नहीं, ये वाला तो देर से की वजह से गलत हो जाएगा। अब ये वाला भी नहीं होगा, ये तो ऑलरेडी दिया ही है उसमें। तो बी वाला भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ हैज का प्रयोग किया जाएगा। तो आंसर नंबर का हो जाएगा ए हो जाएगा। ए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग आपके पेपर में आएंगे और ये वाला जो मैंने लिया है बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो कौन सी हो जाएगी? तो एकोमोडेशन की जो कंडीशन होती है और चैनल पर पूरी की पूरी 500 प्लस जो वर्ड्स पड़े स्पेलिंग के उसको जरूर देख लेना। तो कौन सा हो जाएगा? एकोमोडेशन का मतलब होता है इसमें डबल सी आती है और डबल एम आती है। इसमें हो जाएगा डबल एम और डबल सी। तो कौन से में है डबल सी? इसमें नहीं है। इसमें एक सी दिया है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसमें भी गलत है। एक्मोडेशन हो जाएगा। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा एक्मोडेशन। तो एक्मोडेशन का मतलब होता है सामंजस्य, अनुकूलन। जो अनुकूलन होता है, सामंजस्य होता है, इसका मतलब होता है। नेक्स्ट वर्ड है चूज द करेक्ट फ्रेजल वर्ब। आपको ये शब्द दिया है सी रिजेक्टेड द प्रपोजल।
तो रिजेक्टेड के लिए कौन सी फ्रेजल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, ये बताना है। रिजेक्ट करना तो कौन सी आ जाएगी, तो इसके लिए आती है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, टर्न डाउन। टर्न डाउन का मतलब होता है किसी के रिजेक्ट कर देना। तो प्रपोजल को क्या कर दिया, उसने रिजेक्ट कर दिया, मना कर दिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट आर्टिकल। आर्टिकल से क्वेश्चन आएंगे, तो कह रहा है कि इसमें कौन सा करेक्ट आर्टिकल होगा। एम ए, कुछ एब्रीविएशन होते हैं शब्द जो एम ए है, जिसमें क्या आता है, जो साउंड आता है। अब एम ए जो होता है, जो एम ए होता है, एम ए जो लिखा जाता है हिंदी में, एम ए तो जी कह रहा है ये आपकी एब्रीविएशन वाले में, सब में नहीं, एब्रीविएशन वाले में। तो ये क्या वोवेल साउंड को इंडिकेट कर रहा है। एम ए है तो एम एल ए है, एम पी है, ऐसे वाले भाग को क्या आता है, एन का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा तुम्हारा बी। ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, एन का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, चूज द करेक्ट प्रपोजिशन। और ये वाला आता है, ही इंसिस्टेड, किसी पर जोर देना। तो इसमें कौन सा आता है, इंसिस्ट जो होता है वो प्रपोजिशन लेता है ऑन। और जो हमने कराई थी 500 प्लस जो हमने कराई है फिक्स प्रपोजिशन पर, उसमें इसको स्पेशली बताया है। तो क्या लेगा, ऑन लेगा। ये क्या लेता है, ऑन लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म। चूज द करेक्ट फॉर्म, तो इसमें चूज करनी है करेक्ट फॉर्म। इसमें कौन सी करेक्ट फॉर्म आएगी, अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे। अनलेस की ध्यान रखना, अनलेस वाले क्लॉज में, अनलेस वाली क्लॉज में स्पेशली नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर आप क्या करते हैं, अनलेस, अगर आप ऐसे यूज करते हैं अनलेस और या नोट लगाते हैं, तो आपका वाक्य गलत हो जाएगा। अनलेस के बाद नोट का प्रयोग नहीं किया जाता जिस वाक्य में अनलेस आती है। लेकिन अब अगर आप चाहते हैं तो इफ का प्रयोग कर सकते हैं, इफ का प्रयोग कर सकते हैं नोट के साथ, नोट के साथ ध्यान रखेंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, यू विल फेल। ये कौन सी कंडीशन है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है, ये आपका फर्स्ट कंडीशन का एग्जाम्पल है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट वर्ड इंफॉर्मेशन। तो दिया है ब्रेक ऑनेस्ट। ऑनेस्ट की हमें भरना है कि यहाँ कौन सी फॉर्म ऑनेस्ट की आएगी। आप देख रहा है, ही इज नोन फॉर, वो जाना जाता है, वो जाना जाता है। फॉर इज काय के लिए, अब हिज आया, ये जो हिज है वो क्या है, पॉजिटिव केस है। अब पॉजिटिव केस के बाद कोई ना कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव है, इसके बाद कोई ना कोई नाउन आता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आता है, कोई नाउन आता है। तो क्या क्या आएगा, तो आएगा ऑनेस्टी। ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा, ऑनेस्टी एकदम करेक्ट आंसर होगा, ऑनेस्टी जो कि नाउन है। आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ये सेंटेंस बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आपको आसानी से बता सकते हो कि ये किस प्रकार का सेंटेंस है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, तो किस प्रकार का सेंटेंस है ये आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। क्या हो जाएगा, एक्सक्लामेटरी। लेकिन मैं आपके लिए काम देता हूँ, आप इसको क्या करना है, इस सेंटेंस को आपको असर्टिव सेंटेंस में चेंज करना है। आपके लिए ये टास्क है, आप कमेंट में आंसर दें इसको। इस वाले वाक्य को आपको बनाना है असर्टिव वाक्य, असर्टिव में चेंज करना है, आपको चेंज करना है असर्टिव वाक्य में। आप इसको कमेंट में बना के दिखाएं कि असर्टिव इसका क्या बनेगा, और पेपर में ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा कॉन्सेप्ट दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ अबाउंडेंट। इसका मतलब होता है, बहुत ही अच्छा शब्द होता है, प्रचुर होता है, मतलब अधिक मात्रा में होता है। तो इसका पूछना सिनोनियम। स्कार्स का मतलब कमी होती है,
रेयर का मतलब बहुत मुश्किल से होता है, और मीगर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मीगर कई बार पेपर में आता है, मीगर का मतलब अल्प, कम होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा प्लेंटीफुल। इसका आंसर हो जाएगा प्लेंटीफुल। प्लेंटीफुल एकदम करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, चूज द एंटोनियम ऑफ ट्रांसिएंट। इसका मतलब होता है, क्षणिक। जो ये वर्ड दिया है आपका, इसका मतलब होता है क्षणिक, अस्थायी। तो इसका टेम्पररी का मतलब भी क्या होता है, अस्थायी होता है। मोमेंटरी का मतलब क्या हो जाएगा, अस्थायी हो जाता है। और ब्री का मतलब होता है कम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा परमानेंट। इसका जो आंसर आएगा वो बनेगा परमानेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम पढ़ेंगे, अब एलटी ग्रेड के सिलेबस में ट्रांसलेशन का पूरा पार्ट दिया है, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। अब हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में आने से है, और ज़्यादातर जो आते हैं फ्रेजल वर्ब्स और प्रोवर्ब से आते हैं। पूरी की पूरी वीडियो हमने करा दी है, जितनी प्रोवर्ब होती है जो पेपर में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो करा दिए हमने। इसको जरूर देख लें एक बार प्रोवर्ब की वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है इसका प्रोवर्ब ट्रांसलेशन का, कि वह अपने सिद्धांतों के प्रति सदा निष्ठावान रहा। सदा निष्ठावान रहा। तो अपने ये टेंस कौन सा, पास्ट टेंस है। ये कौन सा टेंस है, पास्ट टेंस है। तो ही बिलीव्ड हिज प्रिंसिपल, ये तो होगा नहीं, ये वाला तो होगा नहीं। ही ओबेड हिज प्रिंसिपल्स, ये भी नहीं होगा। ही एक्सेप्टेड, तो कौन सा हो जाएगा, ही वाज लॉयल टू हिज प्रिंसिपल, मैं अपने सिद्धांतों के लिए निष्ठावान रहा। नेक्स्ट है, कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन तक आपको हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वाले मिलेंगे। अगला भाग दिया है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। मैन इज द मेकर ऑफ हिज वन डेस्टिनी। जो व्यक्ति होता है, मनुष्य होता है, वो अपने भाग का खुद निर्माता होता है। अब इसमें ऑप्शन दिया है, मनुष्य भाग से चलता है, गलत हो जाएगा। मनुष्य भाग को बनाता है, गलत हो जाएगा। मनुष्य भाग को क्या करता है, भाग से डरता नहीं, ये हो जाएगा मनुष्य अपने भाग का निर्माता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोवर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य को विनम्र बनाती है। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, एजुकेशन हम्बल्स मैन, एजुकेशन टीचेज मैन, एजुकेशन रिफॉर्म मैन, नहीं, एजुकेशन मेक्स मैन हम्बल। तो आंसर हो जाएगा ए, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये अभी सिंपल लग रहे होंगे आपको, लेकिन मैं इसका एडवांस लेवल भी लेके आऊँगा। अगला जो प्रैक्टिस सेट होगा कल वाला, कल जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही टफ लेवल के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ट्रांसलेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना है आपको कि प्राइड गोज बिफोर अ फॉल। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। घमंड का, जो घमंड का है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, घमंड से सफलता मिलती है, नहीं, बिल्कुल गलत है। घमंड पतन का कारण है, पतन से घमंड आता है, ये नहीं होगा। घमंड आवश्यक है, नहीं, घमंड पतन का कारण है। बी फॉर बॉम्बे, तो बी फॉर बॉम्बे एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी प्रोवर्ब है आपकी, जहां चाहा बाहर रहा, मन चंगा तो कटौती में गंगा, भाई वाला है, एग्जाम्पल है। तो विल इज पावर, डिजायर इज सक्सेस, पैथ इज डेस्टिनी, ये सब गलत हो जाएंगे। तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये वाला ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ये अभी आपको एक प्रकार का डेमो दे रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे। इसका एडवांस लेकर मैं कल वाले प्रैक्टिस सेट में आऊँगा, बहुत ही बेहतरीन टफ लेवल के होंगे। अब आता है सेक्शन पोइट्री। अब हम पढ़ेंगे 10 क्वेश्चन पोइट्री के। पहला जो क्वेश्चन दिया है पोइट्री सेक्शन से, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्च्यून एंड मैन्स इज आइज इज सोनेट बाय। तो किसका सोनेट है, ये विलियम शेक्सपियर का सोनेट है। और नंबर कौन सा है, सोनेट नंबर 29 है। सोनेट नंबर 29 है, बहुत ही बेहतरीन है, एलटी ग्रेड के सिलेबस में दिया हुआ है। अगली लाइन है, दे आल्सो सर्व, ये बहुत ज़्यादा फेमस लाइन है और पेपर में अक्सर पूछी जाती है ये वाली। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, ये कहाँ की लाइन है, लाइन है ऑन हिज ब्लाइंडनेस।
और इजिप्ट आइलैंड्स की ये लाइन है जो 1652 में आया था, जो 1673 में पब्लिश होता है। लिखा था इन्होंने 1652 में और ये पब्लिश होता है 1673 में। और ध्यान रखेंगे इसको सोनेट नंबर 19 भी बोला जाता है, इसको सोनेट नंबर 19 भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम एक और भी है, व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, जो 1673 में पब्लिश होता है। 1652 में उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था इसको। नेक्स्ट है ब्यूटी इज ट्रूथ ट्रूथ ब्यूटी, जो बिलोंग करती है किससे, ये बहुत फेमस लाइन है ये वाली, ये प्रोवर्ब है एक प्रकार की। तो ये किससे क्या करती है, बिलोंग करती है। तो जॉन कीट्स की ये पोयम की लाइन है जिसका नाम था ओड ऑन अ ग्रीसियन अर्न, ओड ऑन ग्रीसियन अर्न की क्या लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोयम द वर्ल्ड इज टू मच विद अस क्रिटिसाइज, तो किसको क्रिटिसाइज करती है, लव ऑफ नेचर को, एकदम गलत हो जाएगा। वॉर को करती है ना, रिलीजन को करती है नहीं, ये होगा इंडस्ट्रियल मटेरियलिज्म को, ये हो जाएगा भौतिकवाद को करती है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ, तो किसकी डेथ पे लिखी गई है ये वाली, तो कौन थे, अब्राहम लिंकन। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये है एलिजी ऑन अब्राहम लिंकन, इसको लिखा था वॉल्ट विटमैन ने, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, वॉल्ट विटमैन ने इसको लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, अकर्स इन, ये कहाँ से इस लाइन ली गई है, ये लाइन कहाँ से ली गई है, तो ये आती है द सेकेंड कमिंग की लाइन है। इसको लगाया है विलियम बटलर ईट्स ने, लिखा था विलियम बटलर ईट्स जो आयरलैंड के रहने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्राउनिंग की माई लास्ट डिचेज इज, ये क्या है, काय का एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल काय का है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये आपका एग्जाम्पल है ड्रामेटिक मोनोलॉग। जो सिंगल स्पीकर होता है इसमें, ड्रामेटिक मोनोलॉग में सिंगल स्पीकर होता है जो रिवील्स करता है अनकॉन्शियसली, और ध्यान रखना जो स्पीकर होता है वो कोई पोएट नहीं हो सकता, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग की पहचान होती है, वो खुद पोएट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग एंड्स विद द रिपीटिशन टू, तो कौन से रिपीटिशन से खत्म होती है, उसमें कौन सा रिपीटिशन आता है, तो कौन सा आता है इसमें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसमें बताता है वेरीनेस एंड ड्यूटी, और आता है अंत में रिपीटिशन माइल्स टू गो सिम्बलाइज करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी को, वेरीनेस को, कह रहा है मरने से पहले मुझे बहुत दूर तक जाना है और मुझे सोने से पहले बहुत दूर मुझे काम खत्म करना है। तो ये बहुत अच्छी लाइन है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की, इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। नेक्स्ट है द टैगोर गीतांजलि प्राइमरीली डील्स विद, तो क्या दिखाती है ये दिखाती है तुम्हारी माइस्टिसिज्म एंड डिवोशन, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जिसको लिखा है महात्मा गांधी वो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, जिसकी सेंट्रल थीम क्या है जी, गीतांजलि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमला दास एन इंट्रोडक्शन एक्सप्रेस करती हैं, तो इसमें क्या दिखाती हैं ये, तो ये दिखाती हैं तो अपना फेमिनिस्ट आइडेंटिटी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फेमिनिस्ट आइडेंटिटी को दिखाती हैं, ये थीम है। अब आने वाले हैं बहुत ही हार्ड लेवल के क्वेश्चन 31 से। अब आता है ड्रामा, प्रोज और फिक्शन सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं और बहुत ही बेहतरीन हार्ड लेवल के क्वेश्चन है। इन शेक्सपियर्स मैकबेथ द पोर्टल सीन एक्ट 2 सीन 3 में प्राइमरली फंक्शन एज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो काय का एग्जाम्पल है, कौन सा सीन, पोर्टर सीन, और किसमें, मैकबेथ में। तो जो विलियम शेक्सपियर के जो लगी हुई है प्ले, उसमें मैकबेथ है, ट्वेल्थ नाइट है, मर्चेंट ऑफ वेनिस है, जिसके क्या है प्ले है। तो इसमें क्या सेंट्रल है, इसमें आपको देखने को मिलता है पोर्टर सीन में कॉमिक रिलीफ एंड इंटरप्रिटेटिंग ट्रेजिक टेंशन, ये भी एकदम करेक्ट आंसर है।
दूसरा मिलता है ड्रामेटिक आयरनी है इसमें, ड्रामेटिक आयरनी, रेनफोर्सिंग द थीम ऑफ इक्वोकेशन मिलता है। और देखने को मिलता है एलिगरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गेट्स ऑफ हेल का मिलता है, गेट्स ऑफ हेल का मिलता है। तो सभी के सभी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉक एपिक टॉन इन पॉप्स द रेप ऑफ द लॉक, द रेप ऑफ द लॉक लॉक कैंटो वन इज प्राइमरली अचीव्ड थ्रू। तो इसमें कौन सी दिखाई गई है? जो पहली कैंटो वन है, तो इसमें थीम क्या है इसकी? तो इसमें बताता है कि डायरेक्ट इंटीमेशन ऑफ मॉक मिल्टोनिक वर्स, एकदम गलत हो जाएगा। रोमांटिक आइडियलिज्म ऑफ बेलिंडास ब्यूटी, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो सैटारिकल अटैक ऑन रिलीजियस हिपोक्रेसी, नहीं, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एलिवेशन ऑफ ट्राइबल इंसिडेंट यूजिंग एपिक कन्वेंशंस एंड हीरोइक कपलेट, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पॉप है उन्होंने क्या किया, सिल्फ, जो सिल्फ है उनका प्रयोग किया है, सिल्फ है जो स्पिरिट है उनका एपिक गेम्स इनोवेशन किया है, आह्वान किया है, और जो हीरो कपल का प्रयोग किया है, और सोशल जो क्वारल है उनको दिखाया है अच्छे से, क्रिएटिंग सटारिकल डिस प्रमोशन को दिखाया है, और मॉक ईपर को इसमें अच्छे से किया है। तो आंसर हो जाएगा एकदम ए, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोहन डन की द कैनोनाइजेशन एम्प्लॉइज विच सेंट्रल मेटाफिजिकल कंसीट ऑफ आर्ग्यू ऑफ द लवर्स सेंसिटी। तो इसमें क्या देखने को मिलता है? तो इसमें बताते हैं, जो टाइटल जो है उसमें दिखाता है रिफ्रेन बी आर सेंस डेवलप द एक्सटेंडेड कंसीट लवर्स इंटेंस सेकुलर लव अचीव द स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंस वर्थी ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो इसका मतलब होता है वी आर सेंट, हम सेंट बनने वाले हैं। तो ये पैराडॉक्सिकल इसका वो है टाइटल है, तो आंसर हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैनोनाइजेशन एज सेकुलर सेंटहुड इसका मतलब है, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वर्ड्सवर्थ टिंटन एबी द पोएट डिस्क्राइब्स 3 स्टेज ऑफ हिज रिलेशनशिप विद नेचर, द फाइनल स्टेज इज करेक्टराइज्ड बाई। तो फाइनल को पूछ रहा है, फाइनल वाली कौन सी थी? तो इसमें कौन सी आंसर हो जाएगा आपका? जो फाइनल थी वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेंसेस इंजॉयमेंट, एकदम गलत हो जाएगा, ये नहीं थी। ऑप्शन नंबर सी दे रहा है मेलंकली रिफ्लेक्शन ऑन लॉस्ट, ये भी नहीं थी। पॉलिटिकल रेडिकलिज्म इंस्पायर्ड बाय द लैंडस्केप, ये भी नहीं थी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा बी, इसमें था पैथेंटिस्टिक यूनिटी एंड मॉरल एलिवेशन था इसमें बताते हैं। बाद आउटलाइन बॉयहुड, अपने बचपन जवानी के बारे में बताते हैं। एनिमल प्लीजर, यूथ, सेंसेशन, एप्रिसिएशन के बारे में बताते हैं ये। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किड्स ओड ऑन अ ग्रीष्म अर्न कंक्लूड्स विद द अर्न्स फेमस। जो अर्न्स था फेमस था, द प्रोनाउंसमेंट ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दिस लाइन हैज बीन इंटरप्रेटेड एज। तो क्या दिखाती है ये लाइन क्या दिखाती है? तो ये दिखाती है ऑप्शन नंबर बी, एन आयनिक और एम्बिगुअस स्टेटमेंट ओपन द मल्टीपल रीडिंग्स, मल्टीपल रीडिंग आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एन आयनिक और एम्बिगुअस स्टेटमेंट ओपन द मल्टीपल रीडिंग, इसको दिखाती है। इसमें कौन सा है? काइसमस इन द फिगर ऑफ स्पीच है, ध्यान रखेंगे। इसमें काइसमस फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें दिखाता है क्लींस ब्रूक्स ऑल ऑफ बेसरमैन व्यूज दिखाता है, इसमें काइसमस का प्रयोग किया गया है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड, द टी.एस. इलियट द वेस्टलैंड ड्रॉज इंटेंसिवली ऑन बीच मैथोलॉजिकल फ्रेमवर्क टू स्ट्रक्चर एक्सप्लोरेशन ऑफ मॉडर्न स्टेबिलिटी। तो इसमें किसको दिखाया गया है? इसमें दिखाते हैं द होली ग्रेल लेजेंड एंड फर्टिलिटी मिथ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, होली ग्रेल लेजेंड ऑन फर्टिलिटी मिथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, द बेन जॉनसन एवरी मैन इन इज ह्यूमर द थ्योरी ऑफ ह्यूमर्स इज ड्राइव्ड फ्रॉम। तो इसमें क्या दिखाती है ह्यूमर्स, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एवरी मैन ऑफ इज ह्यूमर ये दिखाती है अ मेडिवल साइकोलॉजी एंड करेक्टर टाइपोलॉजी। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेडिवल फिजियोलॉजी एंड करेक्टर टाइपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, ड्राइडेंस ऑल फॉर लव डिपार्ट्स फ्रॉम शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लेपाट्रा। ये ध्यान रखना, पूछ लेता है। ड्राइडन का जो ऑल फॉर लव है वो ड्राइव किया गया है विलियम शेक्सपियर के एंटनी एंड क्लेपाट्रा का। और कमेंट में आप बताएं ऑल फॉर लव का दूसरा नाम क्या है, ऑल फॉर लव का दूसरा नाम क्या है, सर सब टाइटल क्या है इसका। और मैंने इसको पढ़ाया है अपने चैनल पर। तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, इसका जो आंसर हो जाएगा इसमें देखने को मिलता है ऑब्जर्विंग द क्लासिकल यूनिटीज। जो ऑल फॉर लव है ये एक दिन की घटना है, मात्र एक दिन की घटना है। इसमें दिखाता है यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन। ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है, इसमें यही डिफरेंस है इसका, बाकी सब चीज़ समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हेरोल्ड प्रिंटर द बर्थडे पार्टी एग्जाम्पलीफाइज द थिएटर ऑफ द एब्जर्ड। का एग्जाम्पल है द थिएटर ऑफ द एब्जर्ड्स थ्रू द पोर्टल ऑफ। तो किसको शो करती है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एग्जिस्टेंशियल मीन्स एंड ब्रेक डाउन ऑफ रेशनल कम्युनिकेशन। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये वाला, इसको ध्यान रखेंगे। द बर्थडे पार्टी इन ऑर्थर मिलर्स ऑल माई सन्स जो किलर्स की ट्रेजिक को दिखाता है, जो रियलाइजेशन सेंटर ऑन द आइडिया डेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऑल द मैन हु डाइड इन द बार बर्जिसेंस, जो युद्ध में मर गए थे वो सब क्या है, इसके बेटे हैं। वो क्या है, सबके बेटे हैं, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि फ्रांसिस बेकन ऐसे ऑफ स्टडीज, बहुत ही बेहतरीन ऐसे है इनका, ऑफ स्टडी क्लासीफाई स्टडी इनटू 3 प्राइमरी पर्पज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑन ऑफ देम। तो पूरा कौन सा नहीं है इसमें कौन सा नहीं है, नहीं वाला पूछा है इन्होंने, इसको ध्यान रखेंगे, नहीं वाला। तो कौन सा नहीं है इसका हो जाएगा आंसर विजडम। बाकी डिलाइट है, ऑर्नामेंट है, एबिलिटी है, लेकिन विजडम का जिक्र नहीं किया है, विजडम नहीं होगा आंसर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी। इसकी जो एग्जैक्ट परिभाषा कहते हैं, स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, कहते हैं स्टडीज फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट एंड फॉर एबिलिटी। विजडम का जिक्र नहीं करते हो। तो होगा स्टडीज सर्व फॉर डिलाइट, फॉर ऑर्नामेंट, फॉर एबिलिटी। इस लाइन को ध्यान रखना है आपको। तो आता है डिलाइट, ऑर्नामेंट और एबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन जैन ऑस्टिन प्राइड एंड प्रेजुडिस द टेक्निक ऑफ 3 इनडायरेक्ट डिस्कोर्स इज मोस्ट प्रोमिनेंटली यूज। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है जैन ऑस्टिन का। तो कह रहा है कौन सा था ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिवील एलिजाबेथ बेनेट्स एनब्लोबिंग परसेप्शन एंड आयरनी। तो इसको हमने कराया है अपने चैनल पर, आप देख सकते हैं। इसको आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा ए, रिवील एलिजाबेथ बेनेट्स एबॉल्विंग परसेप्शन एंड आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉमस हार्डी इज द मेयर ऑफ कास्टब्रिज। इस सब टाइटल, इसका जो सब टाइटल है ध्यान रखेंगे, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन ऑफ करेक्टर। इसका सब टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट है, द लाइफ एंड डेथ ऑफ अ मैन करेक्टर्स एंड एक्सप्लोर्स द ट्रेजिक कॉन्सियस ऑफ। तो क्या दिखाता है ये दिखाता है आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इम्पल्सिव एक्शन एंड द इन
एक्सोबिलिटी ऑफ फैट इन बैक्सिस सेटिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉर्ज ऑरवेल्स एनिमल फॉर्म इन फंक्शन एज। तो कौन सा फंक्शन करता है ये? तो कौन करता है? ये पॉलिटिकल एलिगरी है, सटायर ऑन टोटलिटरियनिज्म पर ये क्या है? व्यंग है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या रहा है? 45 द ग्रीस का नॉड हयाबदाना द सेंट्रल मोटिव ऑफ द इनकम्प्लीट हेड बॉडी ट्रांसपोजिशन ड्रॉज अपॉन। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो हमने इसको भी पढ़ाया है, हमने पूरा फिक्शन वाला पार्ट पढ़ा दिया है, और 2 या 3 बचे हैं, उसको भी हम जल्दी करा देंगे। एक तो बचा है तुम्हारा द बैचलर ऑफ आर्ट्स, और 3 बचे हैं द वर्जन ऑफ द 2 वर्जन्स एंड थिंग्स फॉल अपार्ट। ये 3 बचे, इसको भी हम करा देंगे। तो क्या हो जाएगा आंसर? इसका हो जाएगा आंसर एन इंडियन माइथोलॉजिकल सोर्स एंड द क्वेस्ट ऑफ ह्यूमन इनकम्प्लीटनेस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आंसर नंबर एकदम करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें जो है इसमें दिखाया गया है कि जो दिखाता है, इसमें जो हेड बॉडी वाला दिखाता है, इसमें 2 कैरेक्टर है, एक कपिला है, एक देवदत्त है, जिसकी एक महिला होती है पद्मिनी, वो दोनों से प्रेम करती है, देवदत्त उसका पति होता है, और कपिला उसका जो बॉडी होती है वो स्ट्रांग पार्ट होता है, और देवदत्त जो होता है उसका जो माइंड वाला, मेंटली वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ध्यान रखेंगे उसको। अब हम पढ़ेंगे कुछ लिटरेरी टर्म्स है, कुछ मोमेंट है, उनको देख लेते हैं। 4-5 क्वेश्चन है इनके। अ पोयम माउंटिंग द डेड इज कॉल्ड, जो इसमें बिलाप होता है उसको बोलते हैं एलेजी। ये सिंपल क्वेश्चन था, कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हीरोइक कपलेट कंसिस्ट ऑफ। तो हीरोइक कपलेट में क्या देखने को मिलता है? इसमें देखने को मिलता है राइमिंग, आइम्बिक, पेंटामीटर जो लाइंस होती हैं, आइम्बिक, पेंटामीटर राइम्स होती है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रोमांटिसिज्म। जो रोमांटिसिज्म होता है इम्पिसाइज करता है, तो किसको वो इम्पिसाइज करता है? इसमें मिलता है देखने को इमेजिनेशन एंड इमोशन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इमोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेशनिज्म फोकस ऑन। ये मूवमेंट है, ध्यान रखेंगे। एक्सप्रेशनिज्म फोकस ऑन तो करता है इनर इमोशनल एक्सपीरियंस को। ये पूछ लेता है क्वेश्चन, इसमें दिया है सिलेबस में। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट है पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर मेनली डील्स विद। तो किस पर दिखाती है? दिखाती है आइडेंटिटी, डिस्प्लेसमेंट एंड रेजिस्टेंस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये हमारे 50 क्वेश्चन थे, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये जो प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं हम, वो आपको कितना बेनिफिशियल है। आप हमारे साथ बने रहें, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ों को कराया जाएगा। फालतू चीज़ को यहाँ नहीं कराया जाता है, न फालतू बकवास होती है, बस पॉइंट टू पॉइंट बात होती है। बस आप हमारे साथ बने रहें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, और आने वाली वीडियो जैसे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 3। Thanks a lot for watching this video. Thank you everyone. Have a nice day.